हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू लॉ जीएनजी। तो देखिए आज हम लोगों का लास्ट सेशन होगा लॉ का, जीएनजी का। आज से हम लोगों की जीएनजी कंप्लीट होगी। सारे चैप्टर्स का हम लोगों ने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, बस एक लास्ट बचा हुआ है एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद हम लोगों की जीएनजी खत्म। लेकिन ये मत सोचिएगा कि इस लास्ट चैप्टर के बाद में कहानी खत्म हो गई और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। बेटा मैं आप लोगों का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जीएनजी खत्म हो जाएगी, फिर कुछ ना कुछ नया लेकर के आएंगे, लेकिन एग्जाम तक लगातार आपका साथ देते रहेंगे, राइट। और अगर किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आप धीमे धीमे रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैकलॉग है भी तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन करना सब कुछ है, छोड़ करके बेटा कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एनआई एक्ट यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाए। अब इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होगा, तो बेटा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट तो एक डॉक्यूमेंट हो गया ना, जिसमें कुछ सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है। वो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? वो सब्जेक्ट मैटर होता है ओनरशिप, राइट। तो यानी कि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ओनरशिप को डिफाइन करता हो और वो केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाए, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट की जो ओनरशिप है, जो उसमें ओनरशिप डिफाइन करी गई है, वो ओनरशिप केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो रही है, उसको बोला जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेन होते हैं 3 तरीके के, जो आपके सिलेबस में बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको। तो देखिए टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले है आपका प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। अब देखिए मेन जो फीचर्स होते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले इट इज नेसेसरली इन राइटिंग। तो बेटा ओरल नहीं होना चाहिए, उसमें ओनरशिप डिफाइन होती है ना, तो ओनरशिप ओरली कैसे हो सकती है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा और हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, उसमें पार्टीज के साइंड होने चाहिए। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसी वजह से तो उसको निगोशिएबल बोला गया कि उसको आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में। होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। अब जो भी पर्सन उसको होल्ड कर रहा है, उसकी जो ओनरशिप है, उसकी ओनरशिप में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था कि अगर ओनर की ओनरशिप में कोई भी डिफेक्ट है तो जितने भी सब्सिक्वेंट बायर्स होंगे उनकी भी ओनरशिप में डिफेक्ट आता रहेगा। तो सेम वही प्रोविजन यहां पर भी एप्लीकेबल होता है। अगर इंस्ट्रूमेंट की जो ओनरशिप है, उसकी ओनरशिप में कोई भी डिफेक्ट है, तो आगे वो जितनी बार भी ट्रांसफर होगा तो वो डिफेक्ट भी बेटा उसी के साथ में ट्रांसफर होता रहेगा। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल इट्स सेटिस्फैक्शन। तो जो भी सेटिस्फैक्शन का मतलब यहां पर क्या है? सेटिस्फैक्शन का मतलब जो भी उसकी ड्यू डेट है, ड्यू डेट से पहले जितनी बार चाहे उतनी बार ट्रांसफर कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Every negotiable instrument must contain an unconditional promise or order to pay money। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा ओनरशिप होती है। ओनरशिप किस चीज की होती है? जो प्रॉपर्टी डिफाइन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, और प्रॉपर्टी क्या डिफाइन रहती है? पैसा। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमेशा मनी इन्वॉल्व होगी, चाहे वो चेक हो, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, उसमें हमेशा और हमेशा मनी मेंशन होती है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमेशा एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, यानी विदाउट एनी कंडीशन अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। किस चीज का प्रॉमिस होता है? पेमेंट को करने का, यानी मनी को देने का। द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली। और केवल यहां पर जो बात होगी ना, वो केवल और केवल मनी की बात होगी, पैसे की बात होगी। द सम पेबल, द टाइम ऑफ पेमेंट, द पे मस्ट बी सर्टेन। तो बेटा जिसको पैसा दिया जाना है, जो पैसा दे रहा है, वो हमेशा सर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, मेयर ड्रॉइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी। तो बिल्कुल देखिए, अब मैंने अगर चेक को ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ करके अपनी ड्रॉर में रख लिया, तो क्या मेरी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही? क्या नहीं? डिलीवरी होना जरूरी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी, वो प्रॉमिस तभी वैलिड होगा जब इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी होना मैंडेटरी है, डिलीवरी के बिना कभी भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, राइट।
तो ये फीचर्स थे आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। अब सबसे पहले देखते हैं प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या बोलता है? प्रॉमिसरी नोट का मतलब देखो होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर प्रॉमिस की बात करी जा रही है। प्रॉमिस की बात करी जा रही है यानी कि अगर मेरे को किसी को पैसे देने हैं तो मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूं। किस चीज का प्रॉमिस कर रहा हूं? कि मैं एक सर्टेन डेट पे, यानी डेट सर्टेन है, एक सर्टेन अमाउंट, यानी कि अमाउंट सर्टेन है, हर एक चीज स्पेसिफिक और सर्टेन होनी चाहिए। यानी मैं किसी को प्रॉमिस कर रहा हूं कि तुम्हें एक सर्टेन डेट पर एक सर्टेन अमाउंट को पे करने का प्रॉमिस करता हूं। तो एक तरीके का अनकंडीशनल प्रॉमिस हुआ एक सर्टेन पर्सन को एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन डेट में पे करने का, राइट। देखते हैं एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, सबसे पहले तो राइटिंग में होना चाहिए बेटा। बैंक नोट को इसके एक्सेप्शन में रखा गया है, करेंसी नोट को इसके एक्सेप्शन में रखा गया है। करेंसी नोट को प्रॉमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, मेकर का मतलब जो उसको बना रहा है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। तो बेटा जिसको दिया जाना है वो सर्टेन होना चाहिए, या वो अगर किसी के नाम का ऑर्डर कर रहा है तो वो हमेशा सर्टेन होना चाहिए, मनी हमेशा सर्टेन होनी चाहिए। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बियरर भी हो सकता है, यानी किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, जो भी पर्सन उसको होल्ड कर रहा होगा वही उसका ओनर होगा। देखो बियरर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं बहुत आसान तरीके से। जैसे चेक आपने देखी होगी, राइट। तो चेक को हम लोग दो तरीके से ड्रॉ करते हैं। एक चेक हम लोग ड्रॉ कर देते हैं जिसमें हम लोगों ने लिखा रहता है सेल्फ, ये हो गई बियरर चेक। यानी अगर वो चेक मेरे पास में है तो मेरी ओनरशिप है, वो चेक आपके पास में चली गई तो आपकी ओनरशिप हो जाएगी, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा रहता है, राइट। और एक चेक आपने देखी होगी जो अकाउंट पे ही होती है, अकाउंट पे ही, और उसमें नाम किसी का मेंशन होता है, जैसे मिस्टर ए बी सी, मिस्टर एबीसी एक नाम स्पेसिफाइड है। तो अब ये क्या होगा कि ये वाली चेक मिस्टर एबीसी जो होंगे वो अपने अकाउंट में ही लगाएंगे, यानी ये चेक केवल और केवल अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर होगी। जबकि अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर नहीं होगी, इसमें से आप बैंक जाकर के कैश विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है वो केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जैसे अकाउंट पे ही वाली चेक है तो ये एबीसी एक पर्टिकुलर नाम के ऊपर इशू करी गई है। तो अगर एबीसी ने बोला कि भाई मैं मिस्टर पी के नाम पर ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो ये क्या करेंगे, और ऑर्डर टू लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो इस चेक को मिस्टर एबीसी लगाएंगे, या अगर एबीसी किसी को ऑर्डर करते हैं तो एबीसी ने ऑर्डर किया मिस्टर पी को, तो इसका मतलब अब मिस्टर पी को भी ये चेक ट्रांसफर हो सकती है। तो और ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है कि या तो जिसका नाम लिखा होगा, यानी ये चेक या ये प्रॉमिसरी नोट जो भी होगा ये पर्सन लगाएगा, और अगर इसके आगे ये शब्द और लिखा हुआ है और ऑर्डर टू, तो इसका मतलब अगर ये किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये किसी और के लिए ऑर्डर करते हैं, तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया मिस्टर पी। अब मिस्टर पी के पास में राइट है कि ये इस चेक को या इस प्रॉमिसरी नोट को या बिल ऑफ एक्सचेंज को ये इन कैश करा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बियरर का मतलब होता है सेल्फ, उसमें और ऑर्डर टू लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसको अगर ट्रांसफर करना है तो वो केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाता है। और इसी को ही बोलते हैं, आप हो सकता है एक बार पढ़ चुके हो, इसी को ही बोलते हैं इंडोर्समेंट। मेरी बात समझ में? तो यहां पर अगर अकाउंट पे ही है या और ऑर्डर टू है तो इसको बोलते हैं इंडोर्स करना। यहां पर डिलीवरी और इंडोर्समेंट दोनों जरूरी है। लेकिन अगर कोई बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें इंडोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो केवल और केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाता है। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर मैंने आपको इंडोर्समेंट का भी मतलब बताया और ऑर्डर टू का भी मतलब बताया और बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब भी बताया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रॉमिसरी नोट में पार्टीज दो होती हैं, एक होता है मेकर और एक होता है पेई। मेकर का मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है, पेई का मतलब जिसको प्रॉमिस कर रहा है वो। तो देखिए आगे फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। तो सबसे पहले तो बेटा राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए, इंप्लाइड वगैरह वाला चक्कर इसमें नहीं है, एक्सप्रेस होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुम्हें इतने पैसे देने का। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस, तो बेटा प्रॉमिस जो होगा वो भी अनकंडीशनल होगा, ठीक है, उसके साथ में कोई भी टर्म्स और कंडीशन नहीं लगी होंगी और मेकर उसमें साइन करेगा। अब उसमें प्रॉमिस तो होगा, किस चीज का प्रॉमिस होगा, केवल और केवल मनी को पे करने का। अमाउंट हमेशा सर्टेन होना चाहिए, पे हमेशा सर्टेन होना चाहिए और प्रॉपर स्टैंप होना चाहिए और उसमें क्रॉस भी होना चाहिए। स्टैंप पेपर कभी भी लगाया जाता है तो उसको हमेशा क्रॉस कर दिया जाता है। आगे देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है।
जैसे प्रॉमिसरी नोट में मैंने आपको बताया मुझे आपको पैसा देना है, तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया जिसमें मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? मुझे आपसे पैसा लेना है और मैंने आपके नाम पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और मैंने आपको दे दिया। आप क्या करोगे? आप उसको पढ़ोगे और पढ़ करके साइन करके मेरे को वापस कर दोगे, राइट? तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या फर्क हुआ? प्रॉमिसरी नोट में जिसको पैसा देना है वो प्रॉमिस कर रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन इशू कर रहा है? जिसको पैसा लेना है, राइट? देखिए मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे प्रॉमिसरी नोट को बायर ड्रॉ करता है, सेलर और बायर के केस में मैं बता रहा हूं। प्रॉमिसरी नोट को बायर ड्रॉ करता है, ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज को सेलर ड्रॉ करता है। सेलर ड्रॉ करता है, बायर एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने का मतलब वो अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है, पेमेंट की लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है, और फिर वो एक्नॉलेज करने के बाद में वापस दे देता है सेलर को। देखिए इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, तो राइटिंग में होना चाहिए। यहां पर भी बेटा अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। ऑर्डर कैसे होगा? अब सेलर बायर के नाम पे दे रहा है ना, सेलर बायर के नाम पे दे, सेलर बायर को ऑर्डर कर रहा है ना पेमेंट करने का, तो अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, तो यहां पर जो भी पर्सन, जो मेकर है, मेकर का मतलब क्या हो गया? सेलर, जो उसको ड्रॉ कर रहा है, तो जो ड्रॉ कर रहा है वो साइन करेगा और सामने वाले पर्सन को डायरेक्शन देगा, एक सर्टेन पर्सन को डायरेक्शन देगा कि भाई इतना पैसा तुम्हें पे करना है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अ सर्टेन पर्सन और ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो बेटा ये भी बियरर हो सकता है, किसी पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे हो सकता है, और ऑर्डर टू भी हो सकता है। ऑर्डर टू का मतलब अभी मैंने आपको बताया। अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं? एक हो गया पेई, एक हो गया ड्रॉर, और एक हो गया ड्रॉई। कई बार ऐसा होता है ड्रॉई और पेई दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं। पेई का मतलब जिसको पैसा दिया जाना है, ड्रॉर का मतलब जो ड्रॉ करता है, और ड्रॉई का मतलब जिसके नाम पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया। आगे देखिए एसेंशियल फीचर्स देख लेते हैं। राइटिंग में होना चाहिए सेम वही है, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर टू पे मनी होनी चाहिए, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे साइंड बाय ड्रॉर, सर्टेन सम और स्टैम्प्ड। आगे देखते हैं चेक। अब देखिए चेक क्या होती है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है, राइट, तो मैं एचडीएफसी की चेक को ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं एचडीएफसी बैंक को ऑर्डर कर रहा हूं कि भाई जिसका नाम इसमें लिखा हुआ है उसको मेरे अकाउंट से पैसे निकाल करके दे दो। मेरा अकाउंट होगा एचडीएफसी में, तभी तो मैं चेक इशू कर रहा हूं। मेरा पैसा किसके पास में रखा है? एचडीएफसी बैंक के पास में रखा हुआ है। तो मैं एचडीएफसी को ऑर्डर कर रहा हूं कि भाई मेरे अकाउंट में जो इतना पैसा पड़ा हुआ है उससे निकाल करके इस पर्सन को, जिसका नाम इसमें लिखा हुआ है, उसको इतना पैसा ट्रांसफर कर दो। तो देखिए चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक इज द टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। इसी वजह से यहां पर लिखा हुआ है ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, स्पेसिफाइड बैंकर के नाम पर होना चाहिए, पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है। देखिए पर्सन हु इज मेक ड्रॉर, पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे ड्रॉई, और पर्सन इन हुज फेवर इशूड इज पेड। अब देखिए जितने भी एसेंशियल फीचर्स बिल ऑफ एक्सचेंज के हैं वो सारे के सारे चेक के भी हैं। ड्रॉ हमेशा एक स्पेसिफाइड बैंकर के नाम पे किया जाता है, और पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए ये चीज मैंने आपको अभी बताई कि दो तरीके के होते हैं, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट और एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहां पर पेई का नाम ब्लैंक होता है, या नेम ऑफ पे इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बियरर, या तो किसी स्पेसिफाइड पर्सन के नाम पर अगर इशू किया गया है तो उसके नाम किया गया और ऑर्डर टू नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है? और बियरर, राइट। और द लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक, या तो अगर ऑर्डर टू है तो आगे जो इंडोर्समेंट किया गया है वो ब्लैंक हो। तो ये तीन कंडीशन है बेटा, ये तीन कंडीशन याद रखनी है आपको। या तो किसी का भी नाम ना लिखा हो, ठीक, अगर किसी का नाम लिखा हो तो उसके नाम के आगे लिखा हो और बियरर, राइट। और अगर वो मान लीजिए और ऑर्डर टू है तो उसको इंडोर्स किया गया है, तो इंडोर्समेंट अगर उसका ब्लैंक है तो भी उसको माना जाएगा बियरर इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी, जैसा कि मैंने बताया कि जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी ओनरशिप केवल और केवल डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाती है, राइट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पेबल टू अ पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर होता है, या
हिज ऑर्डर लिखा रहता है, अभी मैंने आपको बताया, और ऑर्डर टू पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और द लास्ट इंडोर्समेंट इज इन फुल। जो लास्ट इंडोर्समेंट किया गया है वो फुल है, अब उसके बाद में किसी आप फर्दर पर्सन को इंडोर्स नहीं कर सकते, उसको भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। निगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, तो बेटा यहां पर अगर उसको ट्रांसफर करना है तो इंडोर्समेंट भी जरूरी है प्लस डिलीवरी का होना, दोनों चीजों का होना जरूरी, जबकि यहां पर क्या था, यहां पर केवल और केवल डिलीवरी होगी, यहां पर इंडोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिए सेकंड, प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन एंड मेड पेबल, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक ड्रॉन मेड इन इंडिया। तो देखिए जहां पर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है या जहां पर पे किया गया है, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, उसको बोला जाता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। रेजिडेंस ऑफ पर्सन ऑन होम इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन, पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बियरर, ऑर्डर और इनलैंड। इनलैंड का मतलब जो इंडिया में बना हो, इंडिया में पेबल हो, या इंडिया के पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया है उसके नाम पर इशू किया गया हो, राइट, तो उसको बोला जाता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा ये फॉरेन बिल। फॉरेन बिल का जो फंडा है, इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, इसके तीन चीजें याद रखो, बस केवल और केवल 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या क्या? अगर बिल इंडिया के बाहर बनाया गया है तो उसको फॉरेन बिल बोला जाएगा, ठीक है। जिस पर्सन के नाम पे बनाया जा रहा है, अगर वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के बाहर का रेजिडेंट है, तो फिर उसको बोला जाएगा फॉरेन बिल। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, जिस पर्सन के नाम पर बनाया जा रहा है वो इंडियन रेजिडेंट हो लेकिन पेबल आउटसाइड इंडिया है, तो भी उसको बोला जाएगा फॉरेन बिल। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि बनाया कहां पर गया है, किस पर्सन के नाम पर बनाया जा रहा है, या पेबल कहां है, राइट। देखिए, प्लेस वेयर बिल इज ड्रॉन, मेड आउटसाइड इंडिया, residence of person on whom drawn and place were made payable on a person resident in or outside India plus made payable in India, on a person residing outside India plus payable outside India, on a person residing in India but payable outside India। तो बेटा ये 3 चीज याद रखो, तो इसको बोला जाएगा फॉरेन बिल। बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, राइट। देखते हैं आगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट देखिए, where bill of exchange, promissory note, check drawn, made in India, made payable in, drawn upon person resident in India, when bill of exchange, promissory note, check is not drawn, made payable in India, made payable in India, right। यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इनकॉइट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। इनकॉइट का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ बेटा, या तो उसमें अमाउंट मेंशन ना हो, या पार्टी का नाम मेंशन ना हो, या डेट मेंशन ना हो, यानी कि इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अगर वो ब्लैंक है या कुछ भी इंफॉर्मेशन ब्लैंक है, तो उसको बोला जाएगा इनकोएट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट इन सर्टेन रिस्पेक्ट। एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि कंफ्यूजन हो रहा है। एम्बिगस का मतलब क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट करना, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी लैंग्वेज इस तरीके की है कि उसको पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो उसको बोला जाएगा एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। देखिए, विच आइदर बी ट्रीटेड एज प्रॉम, और उसको आप किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकते हो। अगर उसकी लैंग्वेज ऐसी है ना कि वो उसको प्रॉमिसरी नोट कहा जाए या बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाए, तो उसको कैसे भी आप ट्रीट कर सकते हो, उसको बोला जाएगा एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट विच आइदर बी ट्रीटेड एज प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। वंस होल्डर एक्सरसाइजेस दिस ऑप्शन ही इज बाउंड बाय इट। तो आप उसको जैसे ट्रीट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर उसको जैसे ट्रीट किया फिर फर्दर एक्शन भी आपको वैसे ही लेना पड़ेगा, फिर आप उस पर बाउंड हो जाओगे, राइट। इसको मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था उसमें डाला हुआ है। अगर किसी को विद एग्जांपल और डिटेल में अगर इसको समझना है बेटा, तो उस वाले वीडियो से देख सकते हो, राइट। देखिए, मोड्स ऑफ निगोशिएशन। अब निगोशिएशन को किस तरह से कितने तरीके से निगोशिएशन हो सकता है, नहीं कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है
तो क्या होगा, बियरर इंस्ट्रूमेंट केवल और केवल डिलीवरी से ही हो जाता है, राइट। अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो फिर वहां पर डिलीवरी तो होगी ही होगी, लेकिन डिलीवरी के साथ में इंडोर्समेंट भी करना पड़ेगा। इंडोर्समेंट का मतलब मैंने अभी की क्लास में आपको स्टार्टिंग में बताया, राइट, कि जो ऑर्डर टू इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑर्डर टू इंस्ट्रूमेंट में इंडोर्स कैसे किया जाता है, तो यहां पर इंडोर्स भी करना जरूरी है और साथ में डिलीवरी भी जरूरी है। और डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बताया था। एक्चुअल का मतलब फिजिकल डिलीवरी हम दे रहे हैं किसी को, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब जहां पर हम अज्यूम कर लेंगे कि डिलीवर हो गया, एजेंट वगैरह को अगर दे रहे हैं तो वहां पर मान लिया जाएगा कि हमने डिलीवर कर दिया। आगे देखते हैं, डिलीवरी व्हेन इफेक्टिव बिटवीन द पार्टीज। तो देखिए, एज बिटवीन नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द पार्टीज, हाउ डिलीवरी इज टू बी मेड एज बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशन। डिलीवरी तभी बेटा इफेक्चुअल होगी जब प्रॉपर पार्टी को या उसने अगर किसी पर्सन को ऑथराइज किया, यानी कि उसके एजेंट को अगर तभी उसको दिया गया है तभी वो डिलीवरी इफेक्चुअल मानी जाएगी, अदरवाइज डिलीवरी का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो जो पार्टी होगी हम या तो उसको कर रहे हैं या उसके किसी ऑथराइज एजेंट को। एज बिटवीन सच पार्टीज एंड एनी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स, it may be shown that instrument was delivered conditionally or for special purpose only and not for the purpose of transferring absolutely the property therein। अब देखो अगर मान लीजिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो किसी कंडीशन पे दिया गया था, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया था, तो जब तक वो पर्पस पूरा नहीं हो जाता, जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो कभी भी वैलिड डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, डिसऑनर ऑफ चेक। इस बार बेटा मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो शॉर्ट वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। उसमें बेटा सेक्शन 138 से 142 तक भी है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, एग्जाम में इस बार इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बेटा डिसऑनर ऑफ चेक का, क्यों चेक डिसऑनर हो रही है, किस वजह से, इनसफिशिएंट ऑफ फंड की वजह से, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए हैं और मैंने चेक इशू कर दी। अब अगर आप जितने अमाउंट की चेक दे रहे हो उतना पैसा अगर आपके अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ है तो चेक क्या हो जाएगी, चेक डिसऑनर हो जाएगी। यहां पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है कि यह अपने आप में एक तरीके का ऑफेंस है और इसमें पनिशमेंट भी है, 2 साल तक की जेल भी हो सकती है डिसऑनर ऑफ चेक के केस में। तो एक बार देखते हैं। देखिए, डेट चेक वॉज इशू टू डिस्चार्ज अ लीगली इन्फोर्सेबल डेट। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर चेक हमने किसी को गिफ्ट में दी है, किसी को डोनेशन में दी हुई है, ठीक है, और वो चेक डिसऑनर हो गई ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड, वहां पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब हमने अपनी किसी लीगल ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने के लिए, किसी लीगल डेट को चुकाने के लिए अगर चेक इशू करी थी और तब वो चेक डिसऑनर हुई है। अब जो गिफ्ट है, जो डोनेशन है, वो तो हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना, वो कोई मेरी लीगल ऑब्लिगेशन थोड़ी ना हो रही थी। तो अगर कोई भी गिफ्ट या डोनेशन के लिए चेक दी जाती है, वो डिसऑनर हो जाती है, तो वहां पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब हमने किसी लीगल डेट की ऑब्लिगेशन को खत्म करने के लिए वो चेक इशू किया। और इस बात को ध्यान रखिएगा। रीजन फॉर डिसऑनर, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। अगर किस रीजन की वजह से डिसऑनर हो रही है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से डिसऑनर हो रही है, तो फिर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा। चेक का प्रेजेंटमेंट बेटा 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो चेक स्टेल हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। 3 महीने बाद अगर आप उस चेक को लगा, तो जो डेट उसमें पड़ी हुई है ना चेक में, उस डेट के 3 महीने के अंदर अंदर वो चेक लगा लेनी चाहिए। और अगर 3 महीने के अंदर चेक नहीं लगाई तो फिर वो चेक पुरानी हो जाएगी। फिर अगर डिसऑनर हो गई तो फिर वहां पर आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो। डिमांड मेड फ्रॉम ड्रॉर विद इन 30 डेज ऑफ डिसऑनर। जब डिसऑनर चेक हुई है उसके 30 दिनों के अंदर आपने सामने वाले को नोटिस दिया, आपने बता दिया हो कि भाई तुमने जो चेक दी थी वो डिसऑनर हो गई है, अभी मेरे को पेमेंट चाहिए, राइट। डिफॉल्ट बाय ड्रॉर टू पे विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड मेड। अब जब मैंने सामने वाले को नोटिस दिया, जिसने मेरे को चेक दी थी, चेक डिसऑनर हो गई, तो मैंने उसको नोटिस दिया 30 दिनों के अंदर कि भाई तेरी चेक डिसऑनर हो गई है, अब मुझे पेमेंट चाहिए कैश। और 15 दिनों के अंदर अगर वो मेरे को पैसा नहीं देता है, 15 दिनों के अंदर दे दिया तब तो कोई बात नहीं, 15 दिनों के अंदर अगर नहीं देता है तो फिर उस सिचुएशन में ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। और अगर ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा तो फिर इसमें जो पेनल्टीज, जो पनिशमेंट दी गई है वो भी एप्लीकेबल होगी। आगे देखते हैं,
व्हेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, यानी ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी है। अगर प्रेजेंटमेंट आपने नहीं किया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं मेकर, ड्रॉ और एक्सेप्टर प्रिवेंट्स द प्रेजेंटमेंट। जिसने बिल को या जिसने इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया है, बनाया है या एक्सेप्ट किया है, वो वही सामने वाले को मना कर रहा है, वो रोक रहा है चेक को प्रेजेंट करने के लिए। वहां पर अगर हम प्रेजेंट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पेबल एट बिजनेस प्लेस, अब बिजनेस प्लेस में पे होना था लेकिन वो बिजनेस डे में, बिजनेस आवर्स में वो प्लेस ही क्लोज है, ठीक है, तो फिर तो भी प्रेजेंटमेंट करना जरूरी नहीं है। पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड लायबल पार्टी डजंट अटेंड प्लेस। अब अगर किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे प्रेजेंट करना था लेकिन जो जिस पार्टी को प्रेजेंट करना था वो पार्टी वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वहां पर भी प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं माना जाएगा। नॉट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस, अब प्लेस कोई भी स्पेसिफाइड नहीं था लेकिन जिस पार्टी को पे करना था, जो लायबल पार्टी थी, वो मिल ही नहीं रही है, उसको बराबर हम सर्च कर रहे हैं लेकिन वो मिल ही नहीं रही है, तो वहां पर भी अब बिल हम किसके पास में प्रेजेंट करेंगे, तो वहां पर भी प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। अब जो लायबल पार्टी है वो कह रही है कि भैया तुम प्रेजेंट बिल को ना करो, हम तुम्हें ऐसे ही पैसा दे देंगे, तो भी वहां पर प्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता है। लायबल पार्टी मेक्स पार्ट पेमेंट, अगर वो पार्ट पेमेंट कर रही है तो भी उस केस में प्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता है। जो लायबल पार्टी है, ठीक है, वो अपने इस राइट को गिव अप कर रही है, राइट को वेव कर रही है, तो भी उस केस में प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है। और अगर ड्रॉर को कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, प्रेजेंटमेंट की वजह से लॉस को अगर कोई भी लॉस नहीं हो रहा, सॉरी, ड्रॉर को अगर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है तो भी उस केस में प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं होता है। अब देखिए सेक्शन 117 बेटा, इस बार ये भी इंपॉर्टेंट है, रूल्स एज टू कॉम्पनसेशन। देखिए, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ एनआई होल्डर कैन क्लेम। अब होल्डर कितने तरीके से कॉम्पनसेशन ले सकता है। सबसे पहले तो जो एनआई का यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट था वो अमाउंट रिकवर कर सकता है। प्रेजेंट करने में, नोटिंग करने में, प्रोटेस्ट करने में जितना भी पैसा उसने खर्च किया है उसको वो रिकवर कर सकता है। साथ में 18% जिस दिन से चेक डिसऑनर हुआ या जिस दिन से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ तब से लेकर के अब तक, जब उसको पैसा मिलना चाहिए था और आज तक नहीं मिला, तो जब पैसा मिलेगा तो तब तक 18% इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा, 18% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, राइट। तो इतने तरीके से कॉम्पनसेशन मिल सकता है। तो बेटा यहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने रिवाइज किया, तो यहाँ पर हम लोगों की जीएनजी सीरीज सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अब यहाँ पर जीएनजी खत्म करने के बाद में अब हम लोगों का डाउट सेशन स्टार्ट होगा। डाउट सेशन के लिए मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब पर लाइव आऊँगा, तो आप लोग तब तक जीएनजी के सारी सीरीज आपने देख ली होगी, तो जो भी डाउट्स आपके बचते होंगे तब हम लोग उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं यूट्यूब लाइव पर, या अगर ज़रूरत पड़ी तो बीच में भी किसी वीडियो के साथ में मैं आपसे मिलूंगा। अदरवाइज फिर मिलते हैं लाइव पर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।